हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी को डिस्कस करेंगे। इनका रिसेंटली कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था और इनका रिजल्ट भी आया था। हम दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो इनका बिजनेस मॉडल काफी डाइवर्सिफाइड है। ये बेसिकली एक ईपीसी प्लेयर है। ईपीसी प्लेयर क्या होते हैं? इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये एक, जो कि जो पावर जनरेट करने वाली कंपनी है इंडिया में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, दोनों के लिए काम करते हैं। एंड इनके क्लाइंटल लिस्ट में अगर आप देखें तो इनके क्लाइंटल लिस्ट में पावर ग्रिड इनका क्लाइंट है, एनटीपीसी है, अदानी ट्रांसमिशन है, स्टरलाइट पावर है, आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन इनका क्लाइंट है, एंड इसके अलावा सीईबी भी इनका क्लाइंट है। तो चाहे वो गवर्नमेंट हो आइदर वो प्राइवेट हो, दोनों प्लेयर्स के लिए काम करते हैं। और इन्होंने इंडिया में अब तक इन प्लेयर्स के लिए लगभग 400 से ज्यादा ही प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट कर दिए। और अगर आप इनका करंट ऑर्डर बुक भी देखें तो 1000 करोड़ का इनका करंट ऑर्डर बुक है, जो कि अगले 2 या 3 सालों में इनको कंप्लीट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या ईपीसी प्लेयर में क्या क्या किस किस टाइप के ईपीसी प्रोजेक्ट से कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले ये लोग पावर प्लांट मैन्युफैक्चर करते हैं, पावर प्लांट का सेटअप करते हैं। एंड पावर प्लांट का सेटअप करने के साथ ही जो पावर प्लांट में एफजीडी प्लांट लगता है उसका भी सेटअप करते हैं। एफजीडी क्या होता है जनरली? अगर आप देखें कि जनरली इंडिया में जितने भी पावर प्लांट हैं वो जो गैस, जो पावर प्लांट में जो पावर जनरेशन के लिए, जो कंबस्शन के लिए जो हम ईंधन यूज करते हैं, आइदर वो कोयला हो, आइदर वो हस्क हो, आइदर वो राइस ब्रान हो, इन सबको यूज करने से जो एटमॉस्फेयर में जो गैस रिलीज करता है पावर प्लांट, उसमें सल्फर की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है। सल्फर की क्वांटिटी ज्यादा होने से वो सल्फर क्या होता है कि ह्यूमन के लिए प्लस एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए और एनवायरमेंट तीनों के लिए काफी हार्मफुल गैस होती है। अगर वो ह्यूमन बॉडी के टच में आए तो हमारी स्किन से रिलेटेड कई बीमारियां हमको हो जाती हैं। एंड अगर हम उसको एज ए सांस के रूप में अगर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो हम हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर भी उनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एंड एसिड रेन के भी चांसेस काफी ज्यादा होते हैं सल्फर गैस की वजह से। इसके लिए गवर्नमेंट एक नॉर्म्स लेके आए थे कि आप जितने जितने भी पावर प्लांट इंडिया में है उन सब में एफजीडी प्लांट होना चाहिए। एफजीडी प्लांट करता क्या है कि ये जो सल्फर गैस है उसको सेपरेट कर लेता है जो टोटल आउटकम गैस है जो उससे, तो जिससे कि एटमॉस्फेयर के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो गैस के आउटकम से वो कम पड़ता है। तो सब में एफजीडी आपको एफजीडी का प्लांट लगाना ही पड़ेगा जितने भी पावर प्लांट है। तो ये एफजीडी का भी सेटअप करते हैं। एंड इसके अलावा ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन भी सेटअप करते हैं। एंड फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन सेटअप करने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी के जो डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विस होती है वो भी ये प्रोवाइड करते हैं। एंड इसके अलावा ये स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन भी करते हैं। करेंटली अगर आप देखो तो इनके पास लगभग 2.5 लाख स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने का प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट से इनको मिला हुआ है। एंड इसके अलावा ये लोग स्टेटकॉम इंस्टॉलेशन भी करते हैं। प्लस अभी ये रिसेंटली इन्होंने पिछले 2 साल पहले इन्होंने एंटर किया डाटा सेंटर सेटिंग अप के बिजनेस में। डाटा सेंटर भी ये लोग सेटअप कर रहे हैं इंडिया में। और डाटा सेंटर सेटअप करना काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है इन फ्यूचर, क्योंकि अभी क्या होता था पहले कि हमारा जितना भी इंडिया में डाटा कंजप्शन के मामले में अगर आप देखें तो इंडिया जो हाईएस्ट डाटा जनरेटिंग कंपनियों में, जनरेटिंग कंट्रीज में से एक है। तो हमारा जो डाटा होता था पहले, हम जो जनरेट करते थे वो प्रोसेसिंग होने के लिए हम किसी अदर कंट्रीज में, हम थर्ड पार्टी कंट्रीज में हम उनको देते थे। फिर वहां से क्या होता था कि डाटा लीक होने के चांसेस काफी ज्यादा होते थे, जो इंडिया की सिक्योरिटी थ्रेट्स को भी बढ़ाता है। प्लस जो हमारे जैसे कॉमन पीपल है उनके भी बैंकिंग डिटेल हो गया या कॉन्फिडेंशियल डिटेल हो गया, उनके लीक होने के चांसेस काफी ज्यादा हुआ करते थे। तो गवर्नमेंट एक नॉर्म्स लेके आई है कि इंडिया में जितना भी डाटा जनरेशन होगा वो सारा का सारा इंडिया में ही प्रोसेस किया जाएगा, उसको किसी और कंट्री में प्रोसेस के लिए नहीं भेजा जाएगा। तो इसके लिए अगर आप देखें तो कई सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने डाटा सेंटर के सेगमेंट में एंटर किया है। एंड जो इंडिया के जितने भी मेट्रो सिटीज है, चाहे वो चेन्नई हो, बेंगलुरु हो, दिल्ली हो, नोएडा हो, तो इन सारे सेगमेंट, इन कोलकाता हो, इन सारी जगहों पर अगर आप देखें तो ऑलरेडी डाटा सेंटर, बड़े बड़े डाटा सेंटर सेटअप हो रहे हैं या बहुत सारे हो भी चुके हैं। और इसके अलावा जो टीयर 2 टीयर 3 सिटी है वहां पर भी छोटे छोटे डाटा सेंटर प्रोसेसिंग के यूनिट लगाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। तो टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी डाटा सेंटर सेटिंग अप के बिजनेस में भी है। एंड इसके अलावा ये इनके पास विंड पावर एसेट भी है। मींस इनके पास कुछ विंड मिल्स है। इनके पास 18 मेगावाट का विंड पावर एसेट कर्नाटका में है, 3 मेगावाट का तमिलनाडु में, तो वहां से भी इनको कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है। तो दोस्तों बेसिकली अगर हम देखें तो ये एक ईपीसी प्लेयर है। एंड ईपीसी प्लेयर किसके लिए है? ये बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली कंपनियां हैं, चाहे वो इधर गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, दोनों के लिए काम करते हैं। इसके अलावा डाटा सेंटर का इनका बिजनेस है। एंड विंड पावर एसेट भी ये लोग ओन करते हैं, जिससे इनको कुछ बिजनेस आता है। एंड इनके इंडिया के बड़े बड़े जितने भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली कंपनियां वो सभी इनकी क्लाइंट्स हैं। और 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये एक शॉर्ट में मैंने इनका बिजनेस का आपको डिटेल दिया है। बाकी फर्दर आगे देखते हैं कि इन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल के ओपनिंग रिमार्क में क्या बताया। तो मैनेजमेंट ने अपने ओपनिंग रिमार्क में बताया कि इनका बिजनेस क्वार्टरली ऐसे आप नहीं ट्रैक कर सकते हैं। बेसिकली आपको इनके बिजनेस को टाइम के साथ देखना पड़ेगा।
इनका जो रेवेन्यू है 40% रेवेन्यू इनका इनके फर्स्ट हाफ जो ईयर का फर्स्ट हाफ होता है वहां से कंट्रीब्यूट होता है, एंड बाकी 60% रेवेन्यू इनके ईयर के सेकेंड हाफ से इनको कंट्रीब्यूट होता है। एंड इन्होंने फर्स्ट हाफ में अपने टोटल गाइडेंस का 40% रेवेन्यू गेन कर लिया है, एंड जो सेकेंड हाफ है उसको कंप्लीट करने के लिए इनके पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, एंड इनका बिजनेस अभी ऑन ट्रैक है और ये सेकेंड हाफ में अपना 60% रेवेन्यू का जो गाइडेंस है उसको अचीव कर लेंगे। फर्दर इन्होंने अपने डाटा सेंटर वाले बिजनेस को लेकर के अपडेट दिया कि जो चेन्नई में इनका डाटा सेंटर का बिजनेस है वो फर्स्ट फेज उसका कंप्लीट हो चुका है, अगस्त 25 में कंप्लीट हो चुका है, और कुछ इनिशियल कस्टमर्स को भी इनिशियल क्लाइंट्स को भी इन्होंने अपने साथ ऑनबोर्ड कर लिया है, उनके लिए काम करना शुरू कर दिया है। फर्दर जो इनका गुड़गांव वाला डाटा सेंटर है उसके बारे में इन्होंने बताया कि वो कंप्लीट हो चुका है और उसका कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो चुका है। थर्ड, इनका जो नोएडा वाला डाटा सेंटर है उसमें 16 मेगावाट का ग्रास लोड का डाटा सेंटर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया है, एंड ये जो प्रोजेक्ट है नोएडा वाला ये रेलटेल के सपोर्ट से ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और इनका जो ये रेलटेल के साथ इनका जो ये बिजनेस है वो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर ये होगा। फर्दर इन्होंने आगे बताया कि हमारा राजस्थान, लद्दाख और महाराष्ट्र में जो डाटा सेंटर के प्रोजेक्ट्स थे उनमें काफी सारा कंस्ट्रक्शन वर्क अभी ऑनगोइंग है, चल रहा है, एंड ऐसा होने के बाद भी हमारा जो रेवेन्यू का टारगेट है वो इंटैक्ट है और ऑन ट्रैक है। एंड जबकि अगर आप देखें कि हमने H1 में सेक्टर वाइज काफी सारे हर्डल्स फेस किए हैं, जैसे कि हमारी साइट पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो डिले हो गया था, इसके अलावा कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स में भी काफी सारे चेंजेस हो गए थे, एंड जिसकी वजह से हमको भी उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उनके हिसाब से मॉडिफिकेशन करने पड़े। इन सब करने के बावजूद भी हमने अपनी विगरस प्लानिंग, डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन एंड फोकस जो हमारे मैनेजमेंट का है कि ऑन डिलीवरी, जो डिलीवरी के ऊपर हमारा फोकस है एंड जो सप्लाई चेन के ऊपर हमारा फोकस है, उसकी वजह से हम रेजिलिएंट बने रहे, एंड हमने अपने क्वार्टरली गोल को भी अच्छे तरीके से अचीव किया है। फर्दर इन्होंने अपने फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस किया कि जो इनका Q2 में रेवेन्यू है वो 90% से ग्रो हुआ है, और अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो इनका जो रेवेन्यू है 839 करोड़ पहुंच गया है, एंड दोनों क्वार्टर का मिला के लगभग 1300 करोड़ का Q1 और Q2 का रेवेन्यू अगर आप ऐड करते हो तो लगभग 1300 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने अचीव कर लिया है। एंड मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है? मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि इस साल FY26 में लगभग 3500 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करेंगे, जिसमें से इनका जो बिजनेस है वो फर्स्ट हाफ में लगभग 40% रेवेन्यू जनरेट होता है, तो 1300 करोड़ अगर 1350 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू अभी तक अचीव कर लिया फर्स्ट हाफ में, तो ये 40% ही है, और अगर आप इसका 60% और अगर ऐड करते हैं तो जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम 3500 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करेंगे, वो गाइडेंस इंटैक्ट है, गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म कर रहे हैं, 3500 करोड़ का रेवेन्यू प्रोबेबली दे विल अचीव। फर्दर अगर आप Q2 का पैट अगर आप देखें तो पैट में इनके ग्रोथ उतनी नहीं आई, केवल 10% की ग्रोथ आई है, 123 करोड़ का पैट है इनका, और अगर आप पैट मार्जिन देखें तो लगभग 13.9% इनका पैट मार्जिन है, तो इनके पैट में भी गिरावट आई प्लस इनके पैट मार्जिन में भी गिरावट आई, क्योंकि इनका पैट अगर आप देखें तो लगभग 40 से 50% पैट हुआ करता था पहले जो इनके क्वार्टर्स हुआ करते थे, तो उसके भी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इनका पैट ग्रोथ कम आया है, एंड इसके अलावा इनका पैट मार्जिन भी कम हुआ है क्योंकि मार्जिन के ऊपर भी प्रेशर है। इनका जो पहले मार्जिन 16-17% हुआ करता था इजीली, वो अभी लगभग 14% के आसपास है, और मैनेजमेंट बोल रहा है कि आगे आने वाले कमिंग क्वार्टर्स में जो H3 और जो Q3 और Q4 बचा हुआ है अभी इस ईयर का, इन दो क्वार्टर्स में ये अपने पैट मार्जिन को भी बढ़ा लेंगे, प्लस जो इनका पैट जो भी 10% आया उसको भी बढ़ा के अपने प्रीवियस लेवल तक लेके जाएंगे। फर्दर अगर आप इनका हाफ ईयरली रेवेन्यू देखें तो लगभग जो मैंने बताया आपको कि 1350 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने कंट्रीब्यूट कर लिया है, एंड जो इनका पैट है 222 करोड़ का है हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली इबिट्टा देखें तो लगभग 194 करोड़ इनका इबिट्टा है, एंड हाफ ईयरली में इनका अदर इनकम देखें तो 105 करोड़ है, जो कि लास्ट ईयर के Q2 में 47 करोड़ हुआ, जो कि Q2 में 47 करोड़ है, अगर दोनों क्वार्टर का मिला ले तो 105 करोड़ है। फर्दर अगर आप इनका H1 में EPS ग्रोथ देखते हैं तो लगभग 23.6% से ग्रो हुआ है, एंड इनके बैलेंस शीट के ऊपर अभी 2600 करोड़ कैश पड़ा हुआ है। अगर आप इनका ऑर्डर बुक देखें तो इनके पास करेंटली लगभग 1000 करोड़ का ऑर्डर बुक इनके पास पड़ा हुआ है पेंडिंग, जिस पर ये काम कर रहे हैं, एंड इसके अलावा 782 करोड़ का ऑर्डर इनके पास L1 में है। L1 क्या होता है? L1 मींस ऐसे ऑर्डर्स जिन ऑर्डर्स में ऑलरेडी इनकी जो बिडिंग है वो बिल्कुल मिनिमम है, और 90% चांसेज है कि वो बिडिंग इन्हीं को ही मिलेगी, क्योंकि वो इसके सबसे मिनिमम बिडर है, सबसे मिनिमम प्राइस बिडर है, तो वो ऑर्डर चांसेज इन्हीं को मिलेंगे। एंड इसके अलावा 1500 करोड़ के ऑर्डर ऐसे हैं जिनके लिए इनकी बिडिंग पाइपलाइन में है, एंड उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। फर्दर
लगभग 3,000 करोड़ का ऑर्डर इनटेक इनको मिला है करंट फाइनेंशियल ईयर में। इस फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 3,000 करोड़ के ऑर्डर ग्रैब किए हैं एंड इस तरीके से इनके पास अपनी ग्रोथ में मोमेंटम को मेंटेन रखने के लिए पर्याप्त ऑर्डर बुक है। एंड फर्दर इन्होंने आगे बताया कि पिछले 3 सालों में इनका जो रेवेन्यू है वो 4 गुना हो चुका है एंड जो इन्होंने मैन पावर है वो काफी कम इंक्रीज किया है, लेकिन रेवेन्यू को 4 टाइम्स बढ़ा लिया, तो वो भी इनकी एफिशिएंसी को शो करता है। फर्दर इन्होंने आगे बताया कि जो मैनेजमेंट का फोकस है वो टाइमली और हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट डिलीवरी के ऊपर है। ये अपनी टीम के स्किल को बढ़ा रहे हैं, अप स्किलिंग कर रहे हैं उनको, इसके अलावा प्रोसेस एफिशिएंसी के ऊपर भी काफी काम कर रहे हैं, जिससे कि इन फ्यूचर ये अपने सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल ग्रोथ का जो मोमेंटम है उसको मेंटेन रखेंगे। आगे मैनेजमेंट ने बताया कि इनका जो चेन्नई वाला डाटा सेंटर उसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है। वो चेन्नई में टोटल 24 मेगावाट का डाटा सेंटर प्लांट ये लोग सेटअप कर रहे हैं, जिसमें से 5.6 मेगावाट का फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है एंड इसके ऊपर इन्होंने लगभग 450 से 470 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये कर चुके हैं। एंड फर्दर जो चेन्नई एंड जो गुड़गांव वाला इनका डाटा सेंटर है उसके लिए इन्होंने कस्टमर्स को अपने साथ ऑनबोर्ड करना शुरू कर दिया है एंड जो बेसिकली जो क्लाइंट्स हैं वो मोस्ट ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं एंड इसके अलावा जो डोमेस्टिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो इनके क्लाइंट्स हैं एंड इसके अलावा जो टेलीकॉम प्लेयर्स हैं वो इनके क्लाइंट्स हैं। आगे इन्होंने बताया कि जो गुड़गांव में ये इनका जो डाटा सेंटर कैपेसिटी है उसमें ये लोग रेलटेल के सपोर्ट से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वहां की जितनी कैपेसिटी उसका 60% कंजम्पशन रेलटेल ही करेगा एंड बाकी 40% कंजम्पशन जो अदर प्लेयर्स हैं उनको ये लोग लीज पर सेल करेंगे। फर्दर मुंबई में जो डाटा सेंटर है वो इस साल के अंत तक ऑपरेशनलाइज हो जाएगा एंड वहां से रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा। बाकी फर्दर इन्होंने बोला कि ये लोग कोलकाता में एक 16 मेगावाट का डाटा सेंटर फैसिलिटी सेटअप कर रहे हैं एंड वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। फर्दर चेन्नई में जो डाटा सेंटर है वो इनका बेसिकली डिजाइंड है हाई डेंसिटी पावर डिलीवरी के लिए, जो कि ऐसे कस्टमर्स को सर्व करता है जो जैसे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करते हैं एंड क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हाई डेंसिटी कंप्यूटिंग की जरूरत होती है, तो बेसिकली जो चेन्नई वाला डाटा सेंटर वो एआई के डेवलपमेंट के लिए जो कंपनियां काम करती हैं उनको डाटा सेंटर प्रोवाइड करने का काम करेगा। और जो करंट ईयर है ये साल तो डाटा सेंटर के बिजनेस के हिसाब से काफी मॉडेस्ट रहेगा एंड FY27 में भी ये जो डाटा सेंटर वाला सेगमेंट है वो इनके रेवेन्यू में लगभग 127 करोड़ 125 करोड़ का ही रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ऐड करेगा एंड एक बार जब ये डाटा सेंटर का सेगमेंट FY27 के एंड तक जब फुल्ली फेज्ड इनका ऑपरेशनलाइज हो जाएगा तब हमको रेवेन्यू में जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है डाटा सेंटर सेगमेंट का वो ज्यादा दिखाई देगा। फर्दर मैनेजमेंट ने आगे बताया कि चेन्नई में जो डाटा सेंटर का एक्सपेंशन है उसके लिए 470 करोड़ का इन्होंने खर्च किया है और इस साल नोएडा और कोलकाता के डाटा सेंटर एक्सपेंशन में ये 100 करोड़ के अप्रॉक्स पैसा और खर्च करेंगे। फर्दर मैनेजमेंट ने आगे इंडिया में जो डाटा सेंटर इंडस्ट्री है उसका एक आउटलुक शो किया है, तो उन्होंने बताया कि इंडिया में जो डाटा सेंटर इंडस्ट्री है वो अभी कंसोलिडेशन एंड मैच्योरेशन में एंटर कर रही है। पिछले 6 महीने में अगर आप देखें तो इंडिया में लगभग 160 नए डाटा सेंटर ऐड हुए हैं एंड स्पेशली अगर आप देखें तो टोटल इंडिया में 160 मेगावाट कैपेसिटी के डाटा सेंटर ऐड हुए पिछले 6 महीने में और टोटल कैपेसिटी इंडिया में जो अभी है वो लगभग 1280 मेगावाट की कैपेसिटी है डाटा सेंटर प्रोसेसिंग की एंड इसका यूटिलाइजेशन अगर अभी आप देखें तो लगभग 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर ये प्लांट चल रहे हैं एंड टोटल 28 एक्टिव प्लेयर्स हैं डाटा सेंटर के इंडिया में एंड लगभग 130 से ज्यादा लोकेशंस पर डाटा सेंटर ओपन किए जा चुके हैं। इसमें बेसिकली मेट्रो सिटीज हैं जैसे कि मुंबई है, बैंगलोर है, हैदराबाद है, पुणे, नोएडा, कोलकाता, तो इन सारी सिटीज में बड़े जो मेट्रो सिटीज हैं वहां पर डाटा सेंटर्स ओपन किए जा चुके हैं। इसके अलावा भी टीयर 2 सिटीज में भी धीरे धीरे इनका पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, जैसे कि अहमदाबाद है, लखनऊ है, पटना है, जयपुर है, चंडीगढ़ है, तो यहाँ पर भी ये डाटा सेंटर अभी स्मॉल लेवल पे ओपन किए जा रहे हैं। बाकी आगे चल के एज पर रिक्वायरमेंट उनका साइज और बड़ा होगा। रिसेंटली अभी गूगल ने अनाउंस किया है कि वो जो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में एक मल्टी मेगावाट का डाटा सेंटर सेटअप करेंगे एंड इसके बाद और भी एआई फोकस्ड ग्लोबल हाइपर स्केलर्स और टेक्नोलॉजी फर्म्स जो हैं वो इंडिया में अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए अट्रैक्ट होंगी। फर्दर फिर आगे मैनेजमेंट ने बोला कि टेक्नो इलेक्ट्रिक
एंड टू एंड इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। एंड टू एंड मींस क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, सेटअप हो गया, डाटा सेंटर के लिए जितने टूल्स चाहिए वो लाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं या परचेज करके थर्ड पार्टी से लाते हैं। इसके अलावा जो भी मशीनरी चाहिए सारा कुछ सेटअप करने के बाद ही कंप्लीट करके उस डाटा सेंटर को स्टार्ट करते हैं। इन्होंने अपना स्टार्ट बहुत स्मॉल लेवल से किया है। इनिशियली ये केवल एक डेवलपर हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए ये ऑपरेटर बन गए। एंड अभी जो इनका फोकस है मैनेजमेंट का वो हाई वैल्यू सर्विस ऑफरिंग के ऊपर है। एंड जैसे कि क्लाउड है, मैनेज्ड सर्विसेज हैं, एंड जो बेयर मेटल सर्विसेज हैं वो ये प्रोवाइड करते हैं। एंड इसके अलावा मैनेजमेंट ने आगे बताया कि अपनी स्ट्रेटेजी से हम अपने कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन को इनहेंस करने के साथ साथ हम अपने मार्जिन को भी इनहेंस करेंगे और एज ए फुल स्टैक प्लेयर हम अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं, जो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप पर तेजी से ग्रो कर रही है। इंडिया में इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, डाटा सेंटर और डिजिटाइजेशन की वजह से पावर की जो डिमांड है वो बढ़ती रहेगी। एंड रिन्यूएबल सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट तो हो जाएगी, लेकिन मेन चैलेंज है जो ट्रांसमिशन है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का चैलेंज वो इंडिया में बना रहेगा। एंड इंडिया में मोस्ट ऑफ द ग्रिड जो है जितने भी उनका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। एंड विद ए स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड इन ईपीसी एंड जो डिसिप्लिन बिडिंग एंड डिजिटल ग्रिड सॉल्यूशंस में अर्ली मूवर होने की वजह से टेक्नो इलेक्ट्रिक इस पूरे ट्रांसमिशन इन्वेस्टमेंट साइकिल का बेनिफिट लेने के लिए वेल पोजिशनड है और पूरी तरीके से रेडी है। फर्दर जो स्मार्ट मीटरिंग वाला सेगमेंट है उसमें इनके पास लगभग 25 लाख स्मार्ट मीटर्स का ऑर्डर बुक है, जिसमें से लगभग 50% इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया है और जो बाकी बचा हुआ 50% है विल बी कंप्लीटेड बाय सितंबर 2026। एंड ड्यू टू मार्जिन प्रेशर जो नए टेंडर्स हैं उसमें बिडिंग ये लोग बहुत सेलेक्टिवली कर रहे हैं, जिसमें ऐसे टेंडर्स में केवल ये बिड कर रहे हैं जिन टेंडर्स में इनको मार्जिन हायर मिल रहा है। लेस मार्जिन वाले सेगमेंट में लोग बिडिंग ही नहीं कर रहे हैं। एंड अभी जो मैनेजमेंट का पूरा फोकस है वो क्वालिटी एग्जीक्यूशन एंड जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट इनके पास है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो के ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के ऊपर है। फर्दर इन्होंने अपने एफजीडी वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि एफजीडी के जितने प्रोजेक्ट्स इनके पास हैं वो सारे के सारे ऑन ट्रैक हैं एंड ये उसको टाइमली डिलीवर कर देंगे। तो दोस्तों ये था इनका पूरा ओपनिंग रिमार्क। आगे चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ। तो जो इनसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया था कि पहले इन्होंने जो अपना गाइडेंस दिया था लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में, अगर आप इनका गाइडेंस देखेंगे तो वहां पर इनका गाइडेंस था कि ये FY26 में इनका जो टोटल ईपीएस रहेगा वो 50 रुपीज पर शेयर रहेगा। एंड FY27 में जो इनका ईपीएस है वो लगभग 75 रुपीज पर शेयर रहेगा। लेकिन अभी जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया है इसमें अगर आप इनका ईपीएस देखें तो लगभग 20 रुपीज के आसपास इनका ईपीएस है। तो इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या मैनेजमेंट अपना जो 50 रुपीज पर शेयर का जो ईपीएस का गाइडेंस है उसको मेंटेन रखेगी। तो मैनेजमेंट ने बोला कि बिल्कुल वो हमारा गाइडेंस इंटैक्ट रहेगा और हम अपने 50 रुपीज पर शेयर का जो हमारा ईपीएस का गाइडेंस है वो हम अचीव करेंगे। अगर आप हमारे H1 में हमारे ईपीएस को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है हमारा ईपीएस, तो लेकिन आप हमारे Q3 और Q4 के रिजल्ट के बाद देखेंगे कि ये ईपीएस बढ़ जाएगा और जो हमारा गाइडेंस है 50 रुपीज का उसको हम अचीव कर लेंगे। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे इनके टैक्स प्रोसेसिंग टैक्स का जो सिस्टम है उसके ऊपर पूछा गया कितना टैक्स पे करते हैं। तो मैनेजमेंट ने बोला था कि अगर डिविडेंड जो हम पे करते हैं उसको एग्जेम्प्ट करते हैं तो हम 25% टैक्स पे करते हैं, और अगर डिविडेंड जो हम पे करते हैं उसको एग्जेम्प्ट नहीं करते हैं तो हम 20% टैक्स पे करते हैं। फर्दर इनके ऑर्डर इनफ्लो को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने बोला था कि पहले हमने गाइडेंस दिया था कि 3500 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो रहेगा FY26 में, एंड अभी हम बोल रहे हैं कि 3000 करोड़ का हमारा ऑर्डर इनफ्लो रहेगा। लेकिन हमारे लिए ऑर्डर इनटेक कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ऑर्डर तो हम 4000 करोड़ का भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे लिए मेन चैलेंज है एग्जीक्यूशन। हम ऑर्डर उतना ही लेना चाहते हैं अपने हाथ में जितना हम टाइमली और विद क्वालिटी डिलीवर कर सकें, क्योंकि क्लाइंट्स हमारे सेगमेंट में ऐसे होते हैं जिनके साथ आपके लॉन्ग टर्म रिलेशंस होते हैं। अगर आपने उनको टाइमली और अच्छी क्वालिटी का प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया, प्रोजेक्ट कंप्लीट करके नहीं दिया, तो फर्दर वो आपके साथ आगे बिजनेस नहीं करेगा। तो इसके लिए हम उतने ही ऑर्डर्स अपने हाथ में ले रहे हैं जितने हम टाइमली डिलीवर कर सकें और अच्छे विद गुड क्वालिटी एग्जीक्यूशन डिलीवर कर सकें। तो फर्दर फिर आगे उन्होंने अपने मार्जिन का गाइडेंस दिया था कि हमारा जो मार्जिन है वो 13.5 से 14% के आसपास रहेगा। एंड प्रोजेक्ट डिले के बारे में इनसे क्वेश्चन पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने बोला था कि अर्लियर हमने मुंबई वाला जो हमारा डाटा सेंटर का सेगमेंट है मुंबई वाला, तो मुंबई वाले प्रोजेक्ट को हमने बोला था कि हम दिसंबर 2026 में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि उसको मार्च 2027 तक कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि
लैंड जो वहां पर थी मुंबई में उसको हैंडओवर होने में काफी समय लग गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें लैंड अगर इंक्लूडेड है तो लैंड एक्विजिशन में इंडिया में काफी समय लगता है। उसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट 3 महीने डिले हो गया है और हम इसको मार्च 2027 में कंप्लीट कर देंगे। फर्दर अपने स्मार्ट मीटरिंग वाले बिजनेस के ऊपर इन्होंने बताया था कि हम जो स्मार्ट मीटरिंग वाला हमारा जो बिजनेस है उसके लिए इनसे क्वेश्चन पूछा गया था क्या आप जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको डेट से पूरा करेंगे या फिर उसके लिए फंडिंग कहाँ से लेके आएंगे। तो मैनेजमेंट ने बोला था कि हम हमेशा जो डेट लेना अवॉइड करते हैं, कर्ज लेना बिल्कुल अवॉइड करते हैं। हमारे पास करेंटली 25 लाख स्मार्ट मीटर्स का ऑर्डर बुक है जिसको पूरा करने के लिए हम कोई नया डेट नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम अपने इंटरनल एक्यूरल्स और जो QIP से हमें जो फंड मिला था उसी से हम उसको पूरा करेंगे। एंड जो स्मार्ट मीटर में अभी तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब में गवर्नमेंट बिडिंग ओपन होने वाली है। एंड अभी जो दूसरे बीडर हैं वो काफी एग्रेसिवली लो बिडिंग कर रहे हैं और जिस रेट पर वो बिडिंग कर रहे हैं वो काफी कम है, उस रेट पर हम बिड करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और वैसे भी पंजाब और तमिलनाडु में अभी कुछ समय में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी हम इन बिडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। आगे मैनेजमेंट ने बताया कि इनका जो चेन्नई में डाटा सेंटर वाला बिजनेस है वो लगभग 125 करोड़ का रेवेन्यू FY27 से कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगा, जिसमें से 65 से 70 करोड़ इनके बॉटम लाइन में ऐड होगा। एंड फर्दर इन्होंने ये भी बताया कि इनके पास सफिशिएंट ऑर्डर है अगले 2 सालों के लिए और ये चाहे तो और भी ऑर्डर ले सकते हैं पावर ग्रिड से, अडानी से, स्टरलाइट से एंड इसके बाद इंडीग्रिड से, लेकिन ये उतना ही ऑर्डर अपने हाथ में लेना चाहते हैं जिसको ये टाइमली और अच्छी क्वालिटी के साथ डिलीवर कर सके। तो करेंटली वी वांट जूसी बिजनेसेस, क्वालिटी बिजनेसेस जिससे हमको अच्छा प्रॉफिट मिले। फर्दर अभी जो Q2 26 का रेवेन्यू है वो अगर आप देखेंगे तो FY23 में एक के पूरे होल ईयर के रेवेन्यू के बराबर है। तो इनका बिजनेस अगर आप देखें तो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। 2 साल पहले, 3 साल पहले ये जितना पूरे साल में पैसा अर्न करते तो उतना अभी ये लोग केवल एक क्वार्टर में ऐड कर ले रहे हैं। तो ये भी इनके बिजनेस की ग्रोथ को दिखाता है, इनके स्ट्रेंथ को शो करता है। फर्दर मैनेजमेंट ने आगे बताया कि हम 40 से 50% के रेट से कंटिन्यूसली पिछले कई सालों से ग्रो करते जा रहे हैं और आगे आने वाले 2-3 सालों तक हम इसी रेट से ग्रो करते रहेंगे। एंड इसके बाद फिर हमारा बिजनेस हो सकता है कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन में चला जाए, क्योंकि जो मोमेंटम हमने अचीव कर लिया उस मोमेंटम को हम सस्टेन करेंगे। फर्दर आगे मैनेजमेंट ने बताया कि गूगल ने अभी इंडिया में 15 बिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है, जो कि आंध्रा में किया जाएगा और डाटा सेंटर सेगमेंट में किया जाएगा। एंड अगर आप इसको देखें तो ये इतने 15 बिलियन US डॉलर के इन्वेस्टमेंट से एक छोटे शहर के जितना बड़ा डाटा सेंटर सेटअप किया जा सकता है। तो ये तो जस्ट एक स्टार्ट है और अगर 4 प्लेयर्स ने भी इंडिया में अपना डाटा सेंटर कैपेसिटी एक्सपेंशन अनाउंस कर दिया तो लगभग 70 से 80 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा। और आज गूगल ने किया है, कल ओपन AI भी करेगा और उसके बाद कोई और भी करेगा। तो इससे जो इंडियन प्लेयर्स है, चाहे वो EPC में काम करने वाले प्लेयर्स हो, चाहे वो डाटा सेंटर ऑपरेटर्स हो, सबको फायदा होगा। और अगर आप US और मिडिल ईस्ट से कंपेयर करें तो हम अभी काफी पीछे हैं और 15 बिलियन डॉलर में से 5 बिलियन डॉलर जो है वो लगभग 5 बिलियन डॉलर वो पावर इंफ्रा के ऊपर खर्च किया जाएगा। और जो टेक्नो इलेक्ट्रिक यानी हम पावर इंफ्रा प्लस डाटा सेंटर दोनों में काम करते हैं। तो ये हमारे बिजनेस के लिए काफी प्रॉफिटेबल होगा और काफी अच्छा होगा, क्योंकि गूगल जब इन्वेस्टमेंट लेके इंडिया में आएगा तो ऐसे प्लेयर्स को ज्यादा प्रेफर करेगा जिनके पास पावर इंफ्रा का भी सेगमेंट हो प्लस डाटा सेंटर का भी बिजनेस हो, और हम दोनों सेगमेंट में काम करते हैं तो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है ये। फर्दर आगे इन्होंने बोला कि हम अभी क्लोजली वर्क कर रहे हैं पावर ग्रिड के साथ, अडानी एंटरप्राइजेज के साथ एंड स्टरलाइट के साथ, और जो कि ये तीनों ही प्लेयर इस सेक्टर के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट को टाइम पर पूरा करना, तो हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। एंड जब हमारे ये प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे तो हम इन प्लेयर्स से और भी नए प्रोजेक्ट्स बिडिंग करेंगे और उन प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम शुरू करेंगे। तो हमारे लिए आने वाले कई सालों तक ये जो प्रोजेक्ट है वो उसकी कोई कमी नहीं है, हमारे पास ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं रहेगी। फर्दर जो चेन्नई में डाटा सेंटर है उसका 0.5 मेगावाट की कैपेसिटी इन्होंने लीज पर दे दिया है और बाकी के लिए क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन चल रहा है और प्रोबेबली अगले 6 महीने में जितना भी इनकी कैपेसिटी लगभग 5.5 मेगावाट की कैपेसिटी वहां पर डेवलप हो चुकी है, तो अगले 6 महीने में ये पूरी कैपेसिटी को लीज पर दे देंगे। अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि इनके बैलेंस शीट के ऊपर 150 करोड़ का अदर इनकम दिखाई दे रहा है, वो कहां से आया है। तो मैनेजमेंट ने बोला कि ये जो 150 करोड़ का अदर इनकम है वो ट्रेजरी इनकम है, कुछ डिविडेंड का इनकम है और इसके अलावा जो हमको कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिले थे वो इनकम्स हैं। एंड अगला क्वेश्चन इनसे इनके जो डाटा सेंटर बिजनेस है उसकी यूनिट इकोनॉमी के ऊपर पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने बोला
कि डाटा सेंटर का जितना भी कैपेक्स अगले 2 साल में होगा उसके लिए हम कोई कर्ज नहीं लेंगे, कोई डेट नहीं लेंगे, बल्कि उसको हम इंटरनल एक्यूरेल से पूरा करेंगे। एंड अगर यूनिट इकोनॉमी की आप बात करते हैं तो लगभग 8 करोड़ पर मेगावाट रेवेन्यू जनरेट होता है डाटा सेंटर से, एंड जिसमें से लगभग 75% मार्जिन होता है। तो डाटा सेंटर का जो सेटअप होता है वो लगभग 15 सालों के बाद ही डिप्रिसिएबल होता है, तो 15 सालों तक उनका डिप्रिसिएट होने का कोई नहीं होता है, तो 15 साल तक कंटिन्यूसली चलेगा एक बार सेटअप होने के बाद डाटा सेंटर। फर्दर इन्होंने ये भी बताया कि जो चेन्नई में फेज 2 का जो कमिश्निंग है वो स्टार्ट हो 2026 में स्टार्ट हो जाएगी, एंड उसमें लगभग ये लोग हर साल हर फेज में लगभग 225 से 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दोस्तों ये था टोटल मैनेजमेंट का जो रिसेंटली कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था ये, और इसके अलावा हमने रिजल्ट भी डिस्कस कर लिया, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी डिस्कस कर लिया है। फर्दर इनका वैल्यूएशन भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो अगर आप इनका मार्केट कैप देखते हैं तो लगभग 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और इनका करंट पीई देखें तो 31 है। एंड अगर आप इनका ROE देखें तो वो भी 17 और 13 है, जो कि ठीक ठाक है इनके बिजनेस के हिसाब से। अगर आप 1 ईयर फॉरवर्डेड पीई कैलकुलेट करते हैं तो मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम 3500 से 3600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, और हमारा जो मार्जिन है लगभग 16 से 17% इनका मार्जिन रहता है जनरली, लेकिन हम 15% लेके चलते हैं, हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव रखते हैं अपने आप को। तो 3600 करोड़ के रेवेन्यू पे अगर आप 15% का मार्जिन देखते हैं तो लगभग 540 करोड़ का पैट इनका जनरेट होगा, और इनके टोटल मार्केट कैप से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 ईयर फॉरवर्डेड पी 24-25 के आसपास मिलेगा। तो और अगर आप इनका देखें कि 25 के पी पर आपको एक ऐसा बिजनेस मिल रहा है जो मैनेजमेंट गाइड कर रहा है कि हम 40 से 50% के रेट से ग्रो करते रहेंगे, लेकिन उनका ग्रोथ और भी ज्यादा आ रहा है। पिछले 4-5 क्वार्टर उठा के देख लें आप तो 70-80% के रेट से लोग ग्रो कर रहे हैं। मैनेजमेंट का गाइडेंस रहता है कि 40-50% से ग्रो करेंगे। तो अगर हम 50% भी पकड़ते हैं तो 25 के पी पर आपको एक ऐसा बिजनेस मिल रहा है जो 50% के रेट से ग्रो कर रहा है। तो अगर आप इनका पीजी रेशियो भी निकाल के देखेंगे तो 0.5 निकल के आएगा। तो 0.5 का पीजी रेशियो है, प्लस 25 के पी पर 50% के रेट से ग्रो करने वाली आपको कंपनी मिल रही। तो वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो रीजनेबल वैल्यूएशन है। ईपीसी प्लेयर्स का वैल्यूएशन जनरली इतना ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता है, वो आपको इसी कम के पी पर ही जनरली मिलते हैं। तो इनका भी वैल्यूएशन देखा जाए तो रीजनेबल है। लेकिन इनके साथ सबसे अच्छी चीज क्या है कि जनरली ईपीसी प्लेयर्स इतने रेट से ग्रो नहीं करते जिस रेट से टेक्नो इलेक्ट्रिक ग्रो कर रहा है। 50% के रेट से तो जनरली बहुत कम प्लेयर्स है इंडिया में ईपीसी प्लेयर्स है जो ग्रो करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो बिजनेस काफी अच्छा है, बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है। आगे आने वाले टाइम में जितने राइजिंग इंडस्ट्रीज है जैसे डाटा सेंटर है या फिर पावर या फिर इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है, इलेक्ट्रिक जनरेशन है, उस सेगमेंट में कंपनी काम करती है, उस सेगमेंट के लिए ईपीसी का काम करती है। तो फ्यूचर में भी अभी इनके बिजनेस में कोई ऐसी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, गवर्नमेंट के रूल्स इनके साथ है, इनके अकॉर्डिंग है। तो मुझे बिजनेस कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। प्लस फर्दर आगे देखते रहेंगे, इनका बिजनेस ट्रैक करते रहेंगे। मैनेजमेंट अगर जो बोल रहा है उस हिसाब से परफॉर्म करता रहा तो ये शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।